नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि ऐसे सेगमेंट पर जो जानेंगे कि किस तरह से हम अपनी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी 2024 का एग्जाम है उसके लिए हम कैसी रणनीति अपनाएं। क्या हमारी तैयारी का स्ट्रक्चर होना चाहिए या तैयारी करते समय हमें विशेष किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सब पर हम आज डिबेट करेंगे, जानेंगे कि क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि आप होली के रंगों से निकल चुके होंगे, अपने जीवन में रंग भरने के लिए, नई नई खुशियों के लिए कहीं ना कहीं अपनी जो अग्रिम क्षमताएं हैं उनका उपयोग करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे। लेकिन फिर भी बहुत ज़रूरी है, यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है, उसका पहला सेगमेंट होता है, पहला चरण होता है कि आपकी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए। जितनी बढ़िया स्ट्रेटेजी होगी उतना बढ़ी आपकी पढ़ाई होगी, उतना बढ़िया आपका रिवीजन होगा, उतनी आपकी बढ़िया क्या होगी, स्पीड होगी। तो बहुत जरूरी होता है स्ट्रेटेजी को फॉलो करना। तो आइए आज डिबेट करेंगे, पूरी यात्रा के साथ जानेंगे कि हमारा 2024 का या 25 का प्लान हमारा क्या होना चाहिए। यदि आपको लगता है कि आपके सपने में जान है, ताकत है, आपका ड्रीम क्लियर है, आपका एम क्लियर है, आपका लक्ष्य क्लियर है, तो उसकी रणनीति कैसी अपनाई जाए, आइए चर्चा कर लेते हैं पूरे विस्तार के साथ में। और इसके बाद हम बहुत सारी सीरीज लेके आने वाले हैं। आज रात को मैं 9:30 बजे लेके आ रहा हूँ कि इस वीक में आपके साथ में किस तरह से बनूंगा। आंसर राइटिंग कैसे करेंगे, मेंस राइटिंग कैसे करेंगे, एमसीक्यूज कैसे करेंगे, सी सेट कैसे करेंगे, बाकी जो भी सेगमेंट उनको कैसे रेडी करेंगे। तो इसलिए आज रात को आप 9:30 बजे आना ना भूलें और जानिएगा किस तरह से हम डाउट सॉल्यूशन करते हैं, या जो आपके जो मेन डाउट हैं किसी चीज़ को लेते हुए आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, जिसका निस्तारण मैं आज रात को 9:30 बजे लेके आ रहा हूँ। तो देखिएगा, पहले हम जान लेते हैं यदि आपके जीवन में ड्रीम है यूपीएससी करने का या स्टेट पीएससी करने का, और टारगेट आपका 2024 है, तो अब इसकी फिल्म कैसे बनाएंगे, इसकी पूरी स्ट्रेटेजी समझेंगे आज हम लोग पहले। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है आपका जो जीवन में जब आप चलते हैं किसी यात्रा को तय करने के लिए, तो पहली ज़रूरी होता है कि हमारे पास स्ट्रेटेजी के साथ साथ हमारे रिसोर्स क्या होने चाहिए, राइट। उसके बाद आपके पास मेंटोर कौन होगा, आप कोचिंग से करेंगे, खुद से करेंगे, नोट से करेंगे, या फिर बुक से कहाँ से करेंगे। ये सारे बहुत सारे मेजर सेगमेंट होते हैं। तो पहली स्ट्रेटेजी अगर मैं बताया जाए तो मेनली कहा जाए 2024 का जो एग्ज़ाम है यूपीएससी का, प्रीलिम्स की बात करेंगे तो मई ही होगा, और स्टेट पीएससी में अगर हम लोग यूपी पीसीएस की बात करेंगे वो भी मई में होने वाला, राइट। तो अब आप जान लेते हैं कि पहले जो अप्रोच है इसके लिए, वो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहली अप्रोच आपके सामने निकल के ये आ जाती है, कुछ मेजर प्रश्न आपके दिमाग में उलझन भर रहे होंगे, उनसे निकलने का पहला रास्ता यह है कि जब आप तैयारी करना स्टार्ट करें तो पहला प्रश्न अपने आप से खुद से ये पूछेगा कि मेरा जो सपना है, जो ये ड्रीम है आईएएस करने का, ये क्यों है, वो आए। जिसका स्टूडेंट का वाई क्लियर हो जितना होगा, वो सोचिएगा कि उसका एम उतना क्लियर होगा। अगर आपका ड्रीम क्लियर नहीं है तो आप बार बार डिमोटिवेट होते चले जाएंगे। तो पहला प्रश्न अपने आप से पूछें जो यूपीएससी 2024 के एस्पिरेंट हैं, कि मुझे यूपीएससी क्यों करना है, करने के साथ साथ करने का मकसद क्या है। आपका जो ड्रीम है उसका क्लियर होना चाहिए। अगर ड्रीम क्लियर नहीं होगा तो आप दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन क्या हो जाएंगे, आप बार बार डीमोटिवेट होते चले जाएंगे। तो जरूरी होता है कि अपने आप से पहले पूछें, वाई क्लियर होना चाहिए कि ये कैसे मुझे करने के पहले क्यों करना है, ये जरूरी होता है। अगर ये क्लियर होगा तो आपकी जो स्पीड है वो ऑटोमेटिक लगातार बढ़ जाएगी। जब आपका ये समझ जाओगे कि मेरा ड्रीम क्लियर है, मेरा एम क्लियर है, तो नंबर 2 स्टेप आता है इसको, कि अब नंबर 2 स्टेप पे अब समझना है आपको, एग्जाम को समझना है, एग्जाम को अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड करने का मतलब ये नहीं कि यार प्री होता है, मेंस होता है, ये कोई समझदारी नहीं होती एग्जाम को समझने के लिए। समझदारी का मतलब होता है कि एग्जाम के लिए मुझे इसका सिलेबस क्या होता है उसको समझना पड़ेगा। सिलेबस के आधार पर एग्जाम में आए हुए प्रश्न कैसे होते हैं, फिर मुझे तैयारी करने के लिए किन किन रिसोर्स की आवश्यकता पड़ेगी, इन रिसोर्स को रेडी करने के लिए मुझे कैसे ध्यान रखना पढ़ना पड़ेगा, क्या एक डायरेक्शन होगी। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि मुझे प्रीलिम्स के सापेक्ष में या मेंस के सापेक्ष में, या मेंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, इन्वायरमेंटल साइंस, टेक्नोलॉजी, इनको रेडी कैसे करना है, ये बहुत जरूरी है। तैयारी नहीं करनी है, अभी पढ़ाई नहीं करनी है, अभी आपको अंडरस्टैंड करना है, एग्जाम को समझना है कि एग्जाम की फिलॉसफी क्या होती है, एग्जामिनर प्रश्न बनाता कैसे है, उसके दिमाग के मस्तिष्क की जो उपज है वो क्या कहना चाह रही है, ये बहुत जरूरी है। और सिलेबस का मतलब ये नहीं कि जीएस 4 पेपर होते हैं, ऑप्शनल एक होता है, ये सिलेबस नहीं है, ये तो एक दायरा है, एक तो स्टेप बाय स्टेप चरण है। सिलेबस का मतलब ये होता है कि आपको हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, आपको इकोनॉमी में क्या पढ़ना है, आपको ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, इसको पढ़ना कहाँ से है। तो नंबर 2 स्टेप जो आता है तैयारी का, वो आता है अंडरस्टैंड करना, कि एग्जाम को बहुत आराम से समझने का प्रयास करें। जब आप एग्जाम को समझ जाएंगे, आपका वाई क्लियर हो जाएगा, तो तीसरा स्टेप आता है कि अब तीसरे स्टेप पे आप जाएंगे तो अपने पास जो बेसिक चीजें हैं उनको रेडी करना स्टार्ट कर देंगे। बेसिक नॉलेज को आप क्या करेंगे, निकलना स्टार्ट कर देंगे। अब ये बेसिक नॉलेज कहाँ से आएगी, ये सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है। सपोज कर लीजिएगा
जब भी कोई फिल्म बनाई जाती है तो उस फिल्म बनाने के लिए पूरी स्क्रिप्ट को पहले लिखा जाता है। इसका मतलब क्या है कि आप अगर फिल्म बनाना स्टार्टिंग कर रहे हैं यूपीएससी की, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस तरह की तैयारी कहाँ कहाँ करनी है, आंसर राइटिंग की तैयारी कैसे करनी है, ऐसे राइटिंग कैसे करना है, GS4 मुझे कैसे करना है। तो फिल्म की स्क्रिप्ट जो है पहले लिखी जाती है। सोचिएगा, अगर फिल्म स्टार्टिंग हो जाए, स्क्रिप्ट बाद में लिखी जाए कि भाई गाना कहाँ आएगा, हीरो कहाँ डांस करेगा, हीरोइन कैसे किसके पीछे भागेगी, ये कहानी पहले क्या करती है, लिख दी जाती है, उसको स्क्रिप्ट कहते हैं। ऐसे ही आपको यूपीएससी की जर्नी की पहले आपको एक स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। इसलिए जरूरी होती है कि पहले मुझे बेसिक नॉलेज कैसे रेडी करनी है, एडवांस नॉलेज कैसे रेडी करनी है, ये सारी बातें मुझे जाननी है। अब इसके लिए जब तीसरा चरण आओगे तो अब आपको बेसिक चीजों की जानकारी हो जानी चाहिए। डेमोक्रेसी क्या होती है, अकबर ने क्या कौन कौन से कार्य किए, या इकोनॉमी जीडीपी क्या होती है, राष्ट्रीय आय क्या होती है, एमएसएफ क्या होता है, यानी कुछ बेसिक बेसिक बातें जो कहीं ना कहीं आपको रेडी करती है। तो ये रेडी कहाँ से हो जाएंगी, एनसीईआरटी से। और ये सबसे बड़ा गंभीर विषय बन जाता है कि सर एनसीईआरटी क्लास नंबर 6 से 12 की पढ़ें, 9 से 12 की पढ़ें, 11 to 12 पढ़ें, एनसीईआरटी चैप्टर वाइज पढ़ें, एनसीईआरटी क्लास वाइज पढ़ें, एनसीईआरटी के नोट्स बनाएं या ना बनाएं, एनसीईआरटी कोचिंग से पढ़ें या खुद से पढ़ें, एनसीईआरटी नोट से पढ़ें। बड़ा एक गंभीर विषय बन जाता है। आज इस बाजार के दौर में कहीं ना कहीं यूपीएससी के अंतर्गत एस्पिरेंट है, उसको क्लियर क्या कह सकते हैं, एक प्रकार से बेहतर तरीके से उसको डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है, और भ्रमित होकर कहीं ना कहीं वो ऐसा उसको कह सकते हैं मटेरियल मिल जाता है, उसमें वो लीन हो जाता है, और जब समय गुजर जाता है वो समझता है कि मटेरियल मेरे यूपीएससी के लायक था ही नहीं। तो यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी नहीं बनी है, आईएएस के लिए एनसीईआरटी नहीं बनी है, लेकिन आईएएस के लिए एनसीईआरटी से क्या निकालना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सीक्रेट बन जाता है। बताऊंगा इसके बारे में पूरी चर्चा करूंगा, लेकिन फिर भी जो लोग तैयारी कर रहे हैं उसकी अप्रोच में तीसरा पॉइंट आता है कि आप बेसिक नॉलेज को रेडी करिएगा। और बेसिक नॉलेज को रेडी करने के लिए एनसीईआरटी इसलिए जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी भाषा शैली पर पकड़ अच्छी होती है, साथ में आप शब्दों का चयन अच्छा कर पाते हैं, तीसरा आप कहीं ना कहीं कंटेंट को बेहतर उपलब्ध करा पाते हैं, चौथा उदाहरण के सापेक्ष में, उदाहरण के आधार पर अपनी चीजों को आप यहाँ रेडी कर लेते हो। तो अब तीसरे स्टेप से गुजरेंगे, अब तो चौथा स्टेप यहां से जब आ जाएगा। इसी बहुत सारे बच्चे जब एनसीईआरटी रेडी करेंगे उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है कि आपको यहाँ न्यूज़पेपर को लगातार पढ़ते चलना है। आप बोलेंगे सर न्यूज़पेपर में करंट अफेयर 1 साल का आता है। देखिए सोचिए, यूपीएससी क्या कहता है, यूपीएससी ये कहता है कि भारत को जानो, भारत की दशा कैसी है, भारत की दशा कैसी थी, भारत को जाना कहाँ है। तो इनके लिए हमें कहना कहीं आसपास की घटनाओं से, आसपास का मतलब आपके घर की घटनाओं से नहीं, आपके देश की, प्रदेश की या विदेश की ध्यान रखने घटनाओं से अवगत होना चाहिए। इसलिए न्यूज़पेपर को आईएएस एग्जाम के लिए मत पढ़िएगा, ये न्यूज़पेपर को नॉलेज के लिए मत पढ़िएगा, न्यूज़पेपर को इसलिए पढ़िएगा कि आसपास क्या घटित हो रहा है। इससे तुम्हारे दिमाग में एक व्यापक तरीके से समझ विकसित हो जाएगी। आपको ये लगेगा, जब कोई दुर्घटना को देखोगे तुमको लगेगा काश ये ऐसा ना हो के ऐसे हो गई होती। किसी रणनीति को देखोगे तो आप बोलोगे रणनीति, आप यूपीएससी के एस्पिरेंट, आपके दिमाग में कुछ उपज रहा होगा कि ये काम ऐसे ना करके ऐसे हो गया होता। तो वहां से आइडियोलॉजी, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी बनने के बाद कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में जाना है जहां तुम्हें योजनाओं को या लोगों के समस्याओं को कहीं ना कहीं ध्यान रखना, जानते समय वहां उनको सॉर्ट आउट करना है। इसीलिए आपके दिमाग की जो उपज है उसको बेहतर करने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी होता है, और उसको लिंक करना भी सीखना पड़ेगा। आपको कैसे लिंक करते हैं सिलेबस के साथ या टॉपिक के साथ कैसे लिंक करते हैं, इसको मैं बताऊंगा अगली सीरीज में। बट अभी तीसरा स्टेप आता है कि जब बेसिक नॉलेज आप लोग रेडी यहां से करेंगे। जब आप बेसिक नॉलेज कर लेंगे तो उसके बाद फोर्थ स्टेप आता है कि आप यहां पे एडवांस नॉलेज पे जाएंगे। अब ये एडवांस नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बेसिक नॉलेज से यूपीएससी में लगभग ये मान के चले कि 30% सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, 30% क्वेश्चन भी आप कर पाओगे। लेकिन प्रश्न ये बन जाता है कि यूपीएससी सिलेक्शन करने के लिए आपको 50% तक जाना है, क्योंकि 50% से ऊपर यूपीएससी कभी भी, चाहे प्रीलिम्स में हो चाहे मेंस में हो, वो छूने आपको देगा भी नहीं। वो चाहता भी यही है कि अगर आप 50% से ऊपर आओगे तो कहीं ना कहीं आप आयोग के ध्यान रखना, प्रतिबंध तरीके से आप ये कह पाएंगे कि यार तुम आयोग को हिट कर पा दो। आयोग कभी भी अपने पीछे ध्यान रखना किसी को चलने नहीं देता। तो आपको तैयारी करनी लगभग 50-55% के आसपास। अब एडवांस नॉलेज के लिए आपको करना पड़ेगा, इसके बहुत सारे रास्ते हैं। आप ऐसे मेंटोर को आपके साथ रखेंगे, ऐसा कोई गाइडेंस देने वाला होना चाहिए आपके पास, या ऐसा कोई टीचर होना चाहिए। इसके सापेक्ष में आप कोचिंग भी कह सकते हैं। इन सब के सापेक्ष में कहीं ना कहीं एक ऐसे मेंटोर के रूप में किसी व्यक्ति को, संस्थान को रखोगे जहां आपको ये बता सके कि मुझे एनसीईआरटी के अलावा अब मुझे टॉपिक के साथ किस किस सेगमेंट की बुक पढ़नी है। हो सकता है कि आप बुक ना पढ़ के किसी टीचर के नोट्स पढ़ें, किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ें, किसी मेंटोर के नोट्स पढ़ें, ये भी एक रास्ता हो सकता है। लेकिन एडवांस नॉलेज बहुत जरूरी है, जो आपकी नॉलेज को इनरीच करेगी, यानी कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का
प्रयास करेगी। जो आपकी 30% तैयारी हो पाई थी एनसीईआरटी से, अब वो 50 हो जाएगी। तो एडवांस नॉलेज बहुत जरूरी है। और जब ये मैं इसकी पूरी बुक लिस्ट आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा कि हाँ मुझे एनसीईआरटी के अलावा हिस्ट्री की, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, कौन कौन से बुक्स को रेफरेंस तौर पर रखना है, अगली वीडियो में ये आ जाएगा। तो जब आप 4th चरण में आ जाओगे तो इस 4th चरण के बाद इस तीसरे चरण से और चौथे चरण के बीच में जो 5वां चरण है, स्टेप है, ये बहुत जरूरी होता है। यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए 3 पिलर हैं जहां पे आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। एक पहला पिलर क्या है? ऑप्शनल। ऑप्शनल आपका प्रतिबिंब होता है कि आपके दिमागों का प्रतिबिंब होता है कि आप बेहतर ऑप्शन चुनने के साथ साथ उसमें आपकी झलक दिखनी चाहिए। मान लीजिए किसी का ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, फिलॉसफी है, या किसी कुछ भी है और उसको फिलॉसफी के बारे में जानकारी ही नहीं है, यानी फिलॉसफी के बिहाफ पे संस्कार को चेंज कैसे कर सकते हैं या सोशियोलॉजी के बिहाफ पे संसार को चेंज कैसे कर सकते हैं, उसके पास ही दिमाग में आइडिया ही नहीं है। उन्होंने किताबों से डाटा इकट्ठा तो कर लिया है, बस उसे नए आइडिया पता नहीं है कि कैसे दिमाग चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां 500 नंबर में से आप 300 प्लस नंबर लेके आ सकते हैं। तो यूपीएससी सिलेक्शन के लिए पहला मेजर सेगमेंट होता है कि यहां ऑप्शनल अच्छा होना चाहिए। ऑप्शनल अच्छा होने का मतलब है कि वहां आपके दिमाग में इतनी प्रवृत्ति होनी चाहिए कि उससे आने वाले प्रश्न यदि सही नहीं कर पाएंगे तो आपका एक विषय चयन करने का फायदा क्या हुआ। और दूसरा पिलर है यहाँ पे एस्से। एक एस्से ऐसा सेगमेंट है जहां पे नंबर अच्छे आ जाते हैं। और तीसरा यहाँ पे सेगमेंट है, वो इसे कह सकते हैं GS4, यहाँ अच्छे नंबर आते हैं। तो यूपीएससी सिलेक्शन के लिए इन तीनों को छोड़ने के बाद बाकी जो बचे हैं वो सामान्यतः सभी विद्यार्थी के बराबर अंक आते हैं। तो यहाँ 5 पॉइंट पर अगर देखेंगे तो सबसे मेजर सेगमेंट है कि आपका ऑप्शनल जो है वो बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। और 2024 को तुम एग्जाम को अगर दे रहे हो तो ऑप्शनल तो मैं ये कह सकता हूँ कि 20 मार्च तक रेडी करके उसको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक यानी उसको कम से कम रेडी कर लीजिएगा यदि आप 2024 का एग्जाम दे रहे हैं। तो 5वां स्टेप क्या बना है आपका? ऑप्शनल। तो ये पूरी एक स्ट्रक्चर फिल्म रहेगी। इसके बाद जब तुम जाओगे ऑप्शनल के बाद तो तुम्हारा जो छठा पॉइंट आएगा वो छठा पॉइंट ये आ जाएगा कि आपने बेसिक नॉलेज इकट्ठा कर ली है, एडवांस नॉलेज इकट्ठा करनी है, ऑप्शनल इकट्ठा कर लिया है। तो छठा जो पॉइंट आता है वो आता है आपका रिवीजन का, प्रैक्टिस का, या जो आपका डाउट है उसको सॉर्ट आउट करने का। ये आपका 6th स्टेप आता है। तो मैंने आपकी तैयारी को 6 स्टेप में डिवाइड किया। पहले समझो, फिर अंडरस्टैंड समझो सिलेबस को, फिर बेसिक नॉलेज को गेन करिएगा, फिर एडवांस नॉलेज को गेन करिएगा, ऑप्शन को रेडी कर लीजिएगा और छठे स्टेप पे जाके यहाँ प्रीलिम्स के लिए टेस्ट लगाइएगा, मेंस के लिए टेस्ट लगाइएगा, जो समस्याएं आ रही हैं उसको डाउट में कन्वर्ट कर दीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, रिवीजन करिएगा। तो यानी 6 स्टेप पे ये वाला काम करेंगे। अब ये पॉइंट बन जाता है कि यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए हमारा अब जो 2024 का एग्जाम दे रहे हैं उसका शेड्यूल क्या होना चाहिए। आइए बात कर लेते हैं कि आप हमेशा जीवन में टाइम मैनेजमेंट करिएगा, टाइम टेबल मत बनाइएगा। टेबल का मतलब सुबह 6 बजे उठना है, साला तुम दिमाग को कभी जीवन में बांध ही नहीं सकते। दिमाग बंधने का काम होता ही नहीं। अगर तुम दिमाग को बांधोगे तुम्हारे अकॉर्डिंग चलेगा ही नहीं, ध्यान रखना। इसलिए दिमाग को बांध ही मत ना, दिमाग को मैनेजमेंट करिएगा। सपोज कर लीजिएगा तुम्हें एक दिन में 10 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़िएगा। ये मत कहिएगा कि 8:15 पे 20 सेकंड में मुझे यहाँ पे किताब लेके बैठना है, तुम्हारी कभी दिमाग सुनेगा ही नहीं, ध्यान रखना। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट करिएगा, टाइम टेबल कभी मत करिएगा। पहला पॉइंट। 3 चरण होते हैं। पहला चरण क्या है? बेसिक नॉलेज, मैंने बताया। दूसरा स्टेप क्या है? एडवांस नॉलेज। और तीसरा स्टेप क्या है? ऑप्शनल। और चौथा स्टेप क्या है? रिवीजन। दैट इज अ मेजर सेगमेंट फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, राइट। सपोज दैट बेसिक नॉलेज के लिए जो आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ये मान के चलें कि उसको आप जुलाई अगस्त तक, जुलाई लास्ट कर लीजिएगा यानी जून कर लीजिएगा, यानी अब मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस जुलाई तक आपके पास जो एनसीईआरटी का डाटा है वो रेडी हो जाना चाहिए। इसका मतलब है कि आप जून जुलाई के आसपास तक जो 2024 का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए जुलाई में लास्ट बोल रहा हूँ 2023 तक, ध्यान रखना। अपने आप यहाँ पे बेसिक नॉलेज को इकट्ठा कर लीजिएगा। ये मैं बताऊंगा आपके नेक्स्ट वीडियो में कि एनसीईआरटी में कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, ओल्ड पढ़ना है, न्यू पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, नहीं बनाने हैं, कोचिंग से पढ़ना है, खुद से पढ़ना है। ये सारी वीडियो में अगले नेक्स्ट वीडियो में लेके आ जाऊंगा। बट अभी समझो कि मुझे बेसिक नॉलेज के लिए जून जुलाई से आगे जाओगे तो तुम अपने आप को 2024 में पार्टिसिपेट कर तो लोगे, लेकिन अपने कॉन्फिडेंस लेवल पे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाओगे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर एडवांस नॉलेज की हम बात करेंगे, जब आप एनसीईआरटी पढ़ लोगे, बेसिक नॉलेज इकट्ठा कर लोगे, पीवाईक्यू पढ़ लोगे, सिलेबस को समझ जाओगे, तुम एडवांस नॉलेज में मूव करोगे। तो यहाँ अगर मैं कहूँ कि एडवांस नॉलेज के लिए, एडवांस नॉलेज से पहले हम ऑप्शन को जान लेते हैं।
जो बच्चों ने अभी ऑप्शनल का चयन नहीं किया है और पढ़ना स्टार्ट नहीं किए हैं, तो ये मान के चलें कि अब लगातार वो लेट हो रहे हैं। 2024 में देने वाले वो विद्यार्थी ध्यान से सुन लीजिएगा कि 15 से 20 मार्च तक अपने ऑप्शन को रेडी कर लो कि मुझे ये लेना है, और उसके पीछे सिलेबस निकालने के बाद, पीवाई को निकालने के बाद उस पर काम करना स्टार्टिंग कर दीजिएगा। इससे ये मान के चले कि आप सितंबर अक्टूबर तक यहाँ पे ऑप्शनल को रेडी कर लीजिएगा, यानी कम से कम ऑप्शनल को 3 बार पढ़ना पड़ेगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि सितंबर तक अपने आप को यहाँ रेडी कर लीजिएगा। हो सकता है कि कोई ऑप्शनल 3 महीने में रेडी हो जाए, हो सकता है कोई 5 महीने में रेडी हो सकता है, कोई 2 महीने में रेडी हो जाए, डिपेंड ऑन यू। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ऑप्शनल को यहाँ 2024 जो एग्जाम दे रहे हैं इसको यहाँ रेडी कर लीजिएगा। अब रही बात एडवांस की, जब आप बेसिक नॉलेज को इकट्ठा कर लोगे तो एडवांस नॉलेज के तुम्हें स्टैंडर्ड बुक पे जाना है। उसके लिए अगर जुलाई तक तुमने ये रेडी कर लिया तो जुलाई से लेकर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और ये नवंबर, इतना टाइम मैं आपको दे रहा हूं एडवांस नॉलेज के लिए। यहां तुम्हें एनसीईआरटी किताब के अलावा बाकी जो लक्ष्मीकांत है, डीडी बसु है, या और भी जितनी भी रामचरण शर्मा है, या फिर सुभाष कश्यप है, जो भी आपको लगता है भी बताऊंगा, उसके बुक लिस्ट में दूंगा। बट अभी एडवांस नॉलेज के लिए नवंबर लास्ट बोल रहा हूं, उम्मीद करना कि अक्टूबर तक आप खत्म कर पाओ, लेकिन नवंबर लास्ट है, इसके आगे नहीं जाना चाहिए मेरा मानना है। तो यहाँ जब आप इसको रेडी कर लेंगे, इसको रेडी कर लेंगे, इसको रेडी कर लेंगे, 3 चीजें ही इंपॉर्टेंट है। ये तो रिवीजन इसलिए करा गया है कि तुम इन सब चीजों को रिकॉल कर पाओ, रिमाइंड कर पाओ ना। तो अब ये प्रश्न बन जाता है कि जब आपके पास दिसंबर और जनवरी और फरवरी का महीना आएगा, ये 3 महीने आपके पास बचेंगे, ये दिसंबर का और जनवरी का और ये फरवरी का, ये 3 महीने ऐसे बचेंगे, यहाँ दबा के ध्यान रखना, अपने आप को निखारने का प्रयास करना। इन बीच यानी मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो आपने बेसिक नॉलेज की है, जो एडवांस नॉलेज की है, जो ऑप्शनल किया है, यहाँ दबा के रिवीजन करना। दबा के रिवीजन करना लगी जो क्लियरिटी यहाँ पे निखारना अपने आप को कि ये कमी रह गई थी, इसको दोबारा करते हैं। तो यानी ऑप्शन को 2 बार पढ़ पाओगे इतने टाइमिंग में, एडवांस को 2-3 बार पढ़ पाओगे। तो जब ये आप मैनेजमेंट रेडी करोगे, ये मैंने आपको मंथ में कन्वर्ट करा है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में यही बताऊंगा कि हाँ, हिस्ट्री को कब से कब तक ले लें, पॉलिटी को कब तक ले लें, ये सारी कहानी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, राइट। बट अभी समझिएगा कि मैनेजमेंट करना, इसलिए यहाँ पर फरवरी तक आप यहाँ मिड फरवरी तक मान के चल सकते हैं हम लोग, या फरवरी लास्ट भी चलेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप इसको रेडी कर लेंगे तो आप अपने आप को यहाँ मान के चले कि 90% तैयारी आप कर पाएंगे। इसी बीच में टेस्ट लगाना है आपको, प्री का भी, मेंस का भी। मेंस का टेस्ट यहीं से स्टार्ट कर देना है। लेकिन अब समझो जब तुम इसको रेडी कर पाओगे तो अब क्या होगा, अब यहाँ आएगा आपके पास मार्च, अप्रैल और मई जब भी एग्जाम होगा उसके आधार पर ये 3 महीने आपके लिए रहेंगे ओनली प्रीलिम्स के लिए। और फिर प्रीलिम्स के ऊपर बिल्कुल प्रीलिम्स ओरिएंटेड तैयारी करना, एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करना, सिलेबस ओरिएंटेड तैयारी नहीं की जाती लास्ट मोमेंट पे। ये करोगे तो तुम्हारा बाप भी ध्यान रखना, कोई भी किसी का बाप भी ध्यान रखना, मैं चैलेंज कर रहा हूं, आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई करने से रोक नहीं पाएगा। और जब तुम प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाओगे तो उसके बाद जो बीच का 2 से 2.5 महीने का समय मिलता है, उस बीच में तुम्हें नया नहीं पढ़ना है। आपने बेसिक नॉलेज इकट्ठा कर ली थी, एडवांस नॉलेज इकट्ठा कर ली थी, ऐसे को लिखना सीख लिया था, ऑप्शनल को सीख लिया था। तो इस टाइमिंग में तुम यहाँ पे सिर्फ रिवीजन करोगे। बहुत सारे बच्चे यहाँ तैयारी करते हैं, यहाँ तैयारी नहीं करते, यहाँ रिवीजन करते हैं। युद्ध में जाने के बाद वहाँ पे तैयारी नहीं की जाती, लड़ा जाता है, तैयारी पहले की जाती है। तो यहाँ युद्ध प्रीलिम्स से जब मेंस का रिजल्ट आने के बीच में ध्यान रखना, कुछ दिन का गैप होता है, वहाँ तुम्हें लग जाएगा प्रीलिम्स हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, हो जाएगा तो तुम उसी से 2-4 दिन गैप मार के फिर तैयारी करना मेंस की तरफ। तो ये जो गैप मिलेगा आपको प्रीलिम्स का और मेंस के एग्जाम के बीच का, ये सिर्फ रिवीजन आपको बताएगा। तो मैं आपसे यही बोल रहा हूँ कि ये स्ट्रेटेजी फॉलो करिएगा, 2024 के लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगी। तीसरी चीज मैं आपको बता दूँ, 3 पिलर पे जीवन में काम करना। सबसे इंपॉर्टेंट पिलर होता है रिवीजन करना। हम बातों को भूल जाते हैं बार बार, भूलना भी एक सही बात है, लेकिन इतना भूलना भी सही नहीं कि हम दिमाग लगाएं फिर याद ना आए। तो जरूरी होता है कि रिकॉल, रिमाइंड करना। उसके लिए एक ही रास्ता है, रिवीजन करना। रिवीजन को कम से कम 3 पैटर्न पे रेडी करिएगा, एक डेली बेसिस पर, और एक वीकली बेसिस पर, और एक मंथली बेसिस पर। बहुत सारे बच्चे मंथली बेसिस पर रेडी करते हैं, बहुत सारे बच्चे वीकली करते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं बिल्कुल करते भी नहीं हैं। अब इसको कैसे करना चाहिए? यदि आप एक दिन में 8, 9, 10 घंटे पढ़ रहे हो तो उसका आउटपुट ये निकाल के चले कि आप कम से कम 1 घंटा या 50 मिनट या 40 मिनट या 30 मिनट, जितना आप कंपाइल कर सकते हैं, जितना जल्दी रिवीजन कर सकते हैं, तो यानी डेली बेसिस पर भी आपको रिवीजन करना है। यानी इग्नोर नहीं करना है, यानी पर डे भी रिवीजन करना है। उसके बाद तुम्हें जो वीक में तुमने पढ़ा है, कुछ भी पढ़ा है, उसको भी कम से कम 4 से 5 घंटे का टाइमिंग अपना दीजिएगा कि मुझे पूरे वीक में कितना मैंने पढ़ा, उसको रिवीजन कैसे करना। तो वीकली भी रिवीजन करिएगा, और मंथ का भी तुमने पूरे मंथ में क्या क्या रेडी किया है उसको 1 दिन या 2 दिन के आधार पर कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो ये भी रिवीजन को इग्नोर नहीं मारना, पहली बात। तो रिवीजन इज द इंपॉर्टेंट की फॉर सक्सेस, बिकॉज क्योंकि आपको बार बार, अब सोचिएगा, आपको तुमने पढ़ सब कुछ लिया लेकिन तुम्हें याद कुछ नहीं है,
तो क्या फायदा है इसे पढ़ने से भाई? तो जरूरी क्या है, जो तुमने पढ़ा है वो दिमाग में एग्जाम में आ जाए। जब तुम 2 घंटे प्रीलिम्स के एग्जाम में बैठोगे, 3 घंटे मेंस के एग्जाम में बैठोगे, तो वहां ये लगना चाहिए कि 2 घंटे में जो मैंने पढ़ा है, 2 साल 1 साल 1.5 साल जो तैयारी की है आपने, वो आ रहा है रिकॉल होकर, नहीं आ रहा। तो जरूरी क्या है, ध्यान रखना, यहाँ पे रिविजन करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रिविजन करना। तीसरा पॉइंट, डेली बेसिस पर अपने आप में यहाँ पीवाई को लगाइएगा। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का मतलब है कि 10,000 प्रश्नों का अभ्यास कर लेना। यहाँ पे एमसीक्यूज लगाना, तो एमसीक्यूज क्यों जरूरी है? आपके कहना कि डाउट एरिया को डिफाइन करते हैं, और एमसीक्यू 2 बेसिस पे लगाइएगा। पहले पीवाई को लगाइएगा, लास्ट 10 ईयर के पेपर जो हैं, लास्ट 10 या 5 ईयर के पेपर जो हैं, वो आपके दिमाग में घूम जाने चाहिए कि प्रश्न कैसे बना रहा है यूपीएससी एग्जामिनर, ये प्रश्न कैसे लेके आ रहा है, उसको करने का तरीका क्या होता है, एलिमिनेट कैसे करते हैं, या वहां से ऐसे प्रश्न कितने, ध्यान रखना, जो टॉपिक से बार बार रिमाइंड बार बार उसी टॉपिक से आ रहे हैं। ये जरूरी होता है यहाँ पे पीवाई को जानना। और दूसरा पॉइंट, यहाँ पे जो टेस्ट है, वो टेस्ट इसलिए जरूरी है कि आप अपने वीक एरियाज को, स्ट्रॉन्ग एरियाज को जान पाते हो कि ये मुझे पता है, ये मुझे नहीं पता है। तो डेली बेसिस पर एमसीक्यूज लगाना बहुत जरूरी है। हाँ, इतना कर सकते हो, टाइमिंग कम है अभी, तो कम से कम 20 एमसीक्यूज पर डे लगाइएगा। अब 1 साल का मतलब है कि आप 300 दिन तैयारी करोगे, तो आप ये कह सकते हो कि 6000 एमसीक्यूज पर डे लगाएंगे। ये लेकिन जरूरी थोड़ी है कि तुम 20 ही लगाओगे पर डे, लास्ट मोमेंट पे यहाँ 50 भी करोगे, फिर 60 भी करोगे, एक दिन 100 भी लगाओगे। तो मैं ये कह सकता हूँ प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए 10,000 प्रश्नों का अभ्यास करना बहुत जरूरी, क्योंकि यहाँ से 10,000 प्रश्न नहीं कर रहे हो, 10,000 टॉपिक को तुम बार बार रिकॉल रिमाइंड कर रहे हो, इसलिए एमसीक्यूज को भी इग्नोर नहीं मानना है। तीसरी चीज आपको बता दूं मैं, यूपीएससी में आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। बिकॉज जब आपने कितना ज्ञान इकट्ठा कर लिया, लेकिन आप उस 3 घंटे की यात्रा में तुमने लिखा क्या है, वही एग्जामिनर के पास जाएगा। क्लियर है? आप कितने अच्छे व्यक्ति हैं इससे कोई मतलब नहीं रख रहा, लेकिन जब तुम लोगों के बीच में खड़े हो, कैसी बात करते चलता है पता कि तुम्हारे अंदर का व्यवहार कैसा, तुम्हारा आचरण कैसा। इसीलिए यूपीएससी के लिए यूपीएससी एस्पिरेंट ने कितना ज्ञान इकट्ठा करा उसमें मैटर नहीं कर रहा, लेकिन तुमने 3 घंटे में आंसर लिखने का तरीका क्या था, क्या शब्दों का निचोड़ दिया, क्या कंटेंट था हमारा आपका, क्या उसको डिजाइन किया, क्या उसमें पैराग्राफ लिखा है, क्या उसको ड्राइंग करने की कैपेबिलिटी है, आपका कंटेंट कैसा है, आपका इंट्रोडक्शन कैसा, आपका मेन पार्ट कैसा, आपका कंक्लूजन कैसा है, ये आपको नहीं पता, तो फिर क्या फायदा इकट्ठा करके नॉलेज को भी। इसलिए जरूरी है आंसर राइटिंग को इग्नोर नहीं करना। इसीलिए अभी जो 2024 दे रहे हैं, तो एक प्रश्न पर डे करने का अभ्यास ही करें। इसके लिए आपको पता है कि मैं पर डे अपने चैनल पर एक आंसर राइटिंग लेके आता हूं, एमसी उसका मेंस का। और जरूरी इसलिए है कि आप कम से कम लिखने की कला को सीख जाएं। जब देखा भी आपने होगा, कभी कभी अगर बाइक चलाना आप सीख जाते हैं, तो बाइक आपने चलाई है, स्कूटी से किसी और चलाया है, तो आपको अगर कोई बड़ी बाइक मिल जाएगी तो आप उसको चला लोगे ना। इसका मतलब समझिए ना कि यदि आपको एक बार चलाना आ जाएगी तो आप उसे चला सकते हो। इसलिए जब आपको प्रश्न लिखना आ जाएगा तो कुछ चीजें पता भी नहीं होंगी, तो आप उसको लिखना सीख जाएंगे। इसलिए जरूरी है प्रश्न को लिखने का तरीका होना। तो ये सारे काम आप करिए डेली बेसिस पर। अगली चर्चा हम लोग करेंगे करंट अफेयर कैसे पढ़ें, 2024 का पूरा शेड्यूल क्या बनाएं, इसके बारे में जानेंगे। तो एक बार कमेंट करके बताइएगा। आज रात में मिल रहा हूँ 9:30 बजे, चर्चा करूंगा पूरे वीक के प्लान पर कि इस वीक में आपके सामने में क्या क्या लेके हाजिर रहूंगा, और जानेंगे कि हमारी यूपीएससी की जो जर्नी है उसमें किस तरीके ध्यान रखना, बेहतर स्ट्रेटेजी के साथ पर अपने आयाम को पाया जा सकता है, या जो ड्रीम है, जो एम है, जो उसको क्लियरिटी के साथ कैसे हम तैयार करें। और साथ में जानेंगे कि क्या कौन कौन सी किताबों का चयन करें, किन लोगों से दूर रहें, किन माहौल से दूर रहें, या किस तरह की अपनी स्ट्रेटेजी को अपनाना चाहिए। ये सारी चर्चा हम लोग करेंगे रात को 9:30 बजे। तो आइएगा, सभी मिलते हैं रात को 9:30 बजे। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।